नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में अर्थशास्त्र से संबंधित लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज की यह क्लास टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी, बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी मेंस एग्जाम, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड एग्जाम के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन, एक प्रतियोगी बाजार में एक फर्म का मांग वक्र कैसा होता है? ऊर्ध्व सीधी रेखा, बाएं से दाएं को ऊपर उठता हुआ, बाएं से दाएं की ओर गिरता हुआ, क्षैतिज सीधी रेखा। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में या एक प्रतियोगी बाजार में मांग वक्र जो होता है वह एक्स अक्ष के समांतर यह कह सकते हैं क्षैतिज सीधी रेखा, जिसकी लोच अनंत होती है। तो इस प्रकार से सही आंसर जो है वह हो जाएगा डी। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की कुछ प्रमुख विशेषताओं को जान लेते हैं। क्या विशेषताएं हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। क्रेता विक्रेता कीमत में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। इस बाजार में कीमत का निर्धारण बाजार द्वारा होता है तथा परफेक्ट कंपटीशन में फर्म कीमत ग्रहणकर्ता प्राइस टेकर होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की मांग पूर्णतया लोचदार होती है। मांग लोचदार होने का कारण क्रेता एवं विक्रेता की संख्या अधिक होना है। सभी क्रेता विक्रेता कीमत ग्रहणकर्ता होती हैं, प्राइस टेकर होती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पूर्ण स्थानापन्न सहजाती समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है। मांग की आड़ी लोच अनंत होती है एवं मांग की लोच भी अनंत होती है। इसके अलावा MRS/XY इकाई के बराबर होती है। सीमांत प्रतिस्थापन की दर इकाई के बराबर होती है। परफेक्ट कंपटीशन में क्रेता विक्रेता को सभी आर्थिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। कहा जा सकता है कि फर्म क्रेता एवं विक्रेता को बाजार की पूर्ण जानकारी होती है। परफेक्ट कंपटीशन में कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं, अर्थात सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। परिवहन लागत का अभाव पाया जाता है। इसके अलावा परफेक्ट कंपटीशन में फर्मों में प्रवेश तथा बहिर्गमन की भी स्वतंत्रता होती है। तो यह कुछ विशेषताएं थी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्न बाजारों में से किस स्थिति में उपभोक्ता का अतिरेक उपस्थित नहीं होता है? प्रथम कोटि के मूल्य विभेद का एकाधिकार, द्वितीय कोटि के मूल्य विभेद का एकाधिकार, तृतीय कोटि के मूल्य विभेद का एकाधिकार। पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार को पीगू ने प्रथम, द्वितीय, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तृतीय कोटि के कीमत विभेदीकरण के आधार पर विभाजित किया है। प्रथम कोटि का कीमत विभेदीकरण का सबसे मजबूत रूप कहा जा सकता है और इस विभेदीकरण में एकाधिकारी प्रत्येक वस्तु की कीमत अलग अलग वसूल करने में कामयाब होता है, अर्थात उपभोक्ता के संपूर्ण अतिरेक पर एकाधिकारी का कब्जा हो जाता है। और यही क्वेश्चन में पूछा गया है, किस स्थिति में उपभोक्ता का अतिरेक नहीं होता है या उपभोक्ता के संपूर्ण अतिरेक पर एकाधिकारी का कब्जा हो जाता है या प्राप्त कर लेता है? तो प्रथम कोटि के कीमत विभेदीकरण में यह स्थिति पाई जाती है और कीमत विभेदीकरण का सबसे मजबूत रूप प्रथम कोटि का कीमत विभेदीकरण होता है। इसके अलावा द्वितीय कोटि के कीमत विभेदीकरण में एकाधिकारी 2 से अधिक एवं अनंत से कम कीमत वसूल करने में कामयाब हो जाता है, तो उसे द्वितीय कोटि का कीमत विभेदीकरण कहा जाता है। तृतीय कोटि के कीमत विभेदीकरण में यह जो है कीमत विभेदीकरण का तृतीय कोटि का रूप सबसे कमज़ोर प्रकार या रूप माना जाता है।
किसी एकाधिकारी एक वस्तु के लिए दो कीमत वसूल करने के लिए जब कामयाब हो जाता है तो उसे तृतीय कोटि का कीमत विभेदीकरण कहा जाता है। कीमत विभेदीकरण की प्रमुख शर्तें क्या क्या हैं? एकाधिकार की स्थिति हो, बाजार कम से कम दो हिस्सों में बटा हो, दोनों बाजारों की मांग की लोच भिन्न भिन्न हो, एकाधिकारी द्वारा बेची गई वस्तु अहस्तांतरणीय हो और बाजार दूर दूर हो, सूचना ना हो, मूल्य की जो है सूचना ना हो उपभोक्ता को। तो यह शर्तें कीमत विभेदीकरण के लिए आवश्यक शर्तें मानी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, विक्रय लागत की संकल्पना दी थी रॉबिन्सन ने, मार्शल ने, कीन्स ने, कोई नहीं। तो विक्रय लागत की संकल्पना जो है वह पॉल शिवजी द्वारा दी गई थी और पॉल शिवजी ऑप्शन में है ही नहीं, तो कोई नहीं हो जाएगा, डी सही होगा 3 का। 4, एक फर्म के कुल स्थिर लागत वक्र का ढाल होता है। तो एक फर्म के कुल स्थिर लागत वक्र का ढाल 0 होता है, 0 बी ऑप्शन में दिया गया है, बी सही हो जाएगा 4 का। 5 नंबर क्वेश्चन, सामान्य आपूर्ति वक्र का ढाल होता है ऋणात्मक, 0, अनंत, कोई नहीं। तो सामान्य आपूर्ति वक्र का ढाल जो है वह होता है धनात्मक, धनात्मक होता है आपूर्ति वक्र का ढाल, कोई नहीं हो जाएगा, तो कोई नहीं, डी ऑप्शन में है। अगला, एक खुली अर्थव्यवस्था में क्या क्या शामिल होता है या खुली अर्थव्यवस्था से अभिप्राय है? तो एक खुली अर्थव्यवस्था जिसमें आयात एवं निर्यात होता है, तो C + I + G + X - M, यह सूत्र जो है खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यापार का है, सी सही है 6 का। 7, उपभोक्ता व्यवहार की गणना वाचक उपयोगिता अवधारणा का प्रतिपादन किया। तो उपभोक्ता व्यवहार की 2 अवधारणाएं प्रचलित हैं, गणनावाचक और क्रमवाचक विचारधारा। तो गणनावाचक विचारधारा का प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल द्वारा दिया गया है। गणनावाचक या संख्यावाचक विचारधारा जो उपभोक्ता के समसीमांत उपयोगिता है, सीमांत उपयोगिता नियम पर आधारित है। इसके अलावा जो दूसरा दृष्टिकोण है उपयोगिता की अवधारणा का, वह हिक्स एलन द्वारा प्रतिपादित तटस्थता वक्र या कह सकते हैं गणना क्रमवाचक उपयोगिता का जो है क्रमवाचक विश्लेषण है, जो तटस्थता वक्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एन एस्से ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस पुस्तक के प्रकाशन का वर्ष। तो एन एस्से ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस पुस्तक के प्रकाशन का वर्ष जो है वह 1932 है और इस पुस्तक के लेखक रॉबिन्सन को माना जाता है, जॉन रॉबिन्सन। तो 8 का सही आंसर बी है। अगला, प्रसिद्ध हीरा पानी विरोधाभास किसने दिया? मार्शल, पिगू, चैम्बरलिन, कोई नहीं। तो हीरा पानी विरोधाभास की अवधारणा सर्वप्रथम एडम स्मिथ द्वारा दी गई थी, एडम स्मिथ ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसलिए डी सही हो जाएगा। हीरा पानी विरोधाभास के संबंध में एडम स्मिथ अपना सही दृष्टिकोण नहीं दे पाते हैं और सबसे पहले इन्होंने ही हीरा पानी विरोधाभास की अवधारणा दी थी। एडम स्मिथ हीरा पानी विरोधाभास में फंस जाते हैं, था इसका संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाते हैं। इसके बाद अल्फ्रेड मार्शल हीरा जल या हीरा पानी विरोधाभास को ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के आधार पर स्पष्ट करते हैं। मार्शल के अनुसार पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक होने से इसकी सीमांत उपयोगिता कम होती है, इसलिए इसको कीमत कम दिया जाता है, अर्थात किसी वस्तु की कीमत कुल उपयोगिता के आधार पर न देकर उसकी सीमांत उपयोगिता के आधार पर दिया जाता है। हीरे की धरती पर उपलब्धता कम है, इसलिए इसकी सीमांत उपयोगिता ऊंची होती है, इसलिए हीरे की कीमत ऊंची होती है। इस प्रकार हीरा विरोधाभास समस्या का समाधान मार्शल ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर करते हैं। तो हीरा जल विरोधाभास एडम स्मिथ द्वारा दिया गया था, एडम स्मिथ ऑप्शन में है नहीं, तो डी सही है। अगला, उपभोक्ता के मांग वक्र को प्राप्त किया जा सकता है लॉरेंज वक्र द्वारा, तटस्थता वक्र द्वारा, आय वक्र द्वारा, कीमत वक्र द्वारा। तो उपभोक्ता के मांग वक्र को कीमत वक्र द्वारा प्राप्त किया जाता है। 10 का सही आंसर डी है। 11 नंबर क्वेश्चन,
तटस्थता वक्र पर दो वस्तुओं के मध्य प्रतिस्थापन की दर मापी जाती है। MRS द्वारा प्रतिस्थापन की दर मापी जाती है। 11 ये सही है। 12 कीमत निर्धारण में समय तत्व को सम्मिलित किया। पीगू ने, मार्शल ने, सैमुअल्सन ने, रॉबिन्सन ने। तो कीमत निर्धारण में समय तत्व को प्रोफेसर मार्शल द्वारा प्रस्तुत किया गया। बी ऑप्शन सही है। अगला, मांग का नियम कहलाता है। कीमत वृद्धि से मांग बढ़ती है, कीमत वृद्धि से मांग घटती है, पूर्ति में वृद्धि से मांग बढ़ती है, मांग वृद्धि से कीमत बढ़ती है। तो मांग का नियम मार्शल द्वारा दिया गया था। अन्य बातें समान रहने पर कीमत वृद्धि से मांगी गई मात्रा घटती है, या कह सकते हैं कीमत कमी होने से मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है। इस प्रकार 13 का सही आंसर बी है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, किसी उदासीनता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर व्यक्त किया जा सकता है समान संतुष्टि, एक अधिक कम संतुष्टि, असमान संतुष्टि, अधिक संतुष्टि। तो किसी उदासीनता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि व्यक्त की जा सकती है। उदासीनता वक्र दो या दो से अधिक बिंदुओं का ऐसा बिंदु पर जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, उसे उदासीनता वक्र कहते हैं। तो 14 का सही आंसर सी है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, उद्घटित अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक हैं सैमुअल्सन, मार्शल, पीगू, रॉबिन्सन। तो उद्घटित अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक प्रोफेसर सैमुअल्सन हैं। और उद्घटित या प्रकटित अधिमान सिद्धांत जो है सबल क्रमबद्धता पर आधारित है। इसके अलावा उदासीनता वक्र निर्बल क्रमबद्धता पर आधारित है। अगला जो क्वेश्चन है, रिज रेखाओं पर श्रम व पूंजी की सीमांत उत्पादकता होती है धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक, कोई नहीं। तो रिज रेखाओं पर श्रम व पूंजी की सीमांत उत्पादकता 0 होती है। 16 का सही आंसर बी है। 17 पूरक वस्तुएं हेतु आड़ी मांग की आड़ी लोच क्या होती है? तो पूरक वस्तुओं हेतु मांग की आड़ी लोच पूरक वस्तुओं हेतु ऋणात्मक होती है। तो ऋणात्मक है ही नहीं ऑप्शन में, तो डी सही हो जाएगा। स्वतंत्र वस्तुओं के लिए क्या होती है? 0 होती है। पूरक वस्तुओं के लिए ऋणात्मक होती है। स्थानापन्न वस्तु के लिए धनात्मक होती है और पूर्ण स्थानापन्न वस्तु के लिए अनंत होती है। तो यह मांग की आड़ी लोच विभिन्न वस्तुओं के संदर्भ में था। इकोनॉमिक्स पुस्तक का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? मार्शल द्वारा, रॉबिन्सन द्वारा, सैमुअल्सन द्वारा, रिकार्डो द्वारा। तो इकोनॉमिक्स पुस्तक का प्रतिपादन सैमुअल्सन द्वारा किया गया था। अर्थशास्त्र की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जैसे परचेजिंग पावर ऑफ द मनी फिशर द्वारा लिखी गई, ट्रीटीज ऑफ मनी कीन्स की पुस्तक का नाम है, ए थियरी ऑफ कंजप्शन फंक्शन फ्रीडमैन द्वारा लिखी गई किताब है, द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, यह भी फ्रीडमैन की किताब है, और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल की किताब है, तथा वेल्थ ऑफ द नेशन एंड इंक्वायरी इनटू द कॉजेज ऑफ नेशन जो है एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द स्कोप एंड मेथड ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कीन्स द्वारा लिखी गई किताब का नाम है एसे ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, मिल्टन फ्रीडमैन की किताब है। इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर AC पीगू की प्रमुख किताब है। वैल्यू एंड कैपिटल हिक्स की प्रमुख किताब है। कैपिटल एंड ग्रोथ भी हिक्स की प्रमुख किताब है, तथा थ्योरी ऑफ वेजेज हिक्स की प्रमुख किताब है। एशियन ड्रामा गुन्नार मिडल द्वारा लिखी गई प्रमुख किताब है, तथा दी परचेजिंग पावर ऑफ मनी फिशर की प्रमुख पुस्तक है। इस प्रकार से अर्थशास्त्र की कुछ प्रमुख पुस्तकों के बारे में हम लोगों ने जाना। अगला जो क्वेश्चन है वह है, उत्पादन के साधनों की मांग कहलाती है बाजार मांग, व्युत्पन्न मांग, मूलभूत मांग, मौलिक मांग। तो उत्पादन के साधनों की मांग व्युत्पन्न मांग कहलाती है। तो यह सही हो जाएगा 20 का बी। अगला 21 नंबर क्वेश्चन, ह्रासमान प्रतिफलों का नियम अधिकांशतः लागू होता है, किस में लागू होता है? ह्रासमान प्रतिफल का नियम जो है कृषि में लागू होता है, मुख्य रूप से कृषि। सी ऑप्शन में सही है। 21 का सही आंसर सी है। 22 परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम दीर्घकाल से, अल्पकाल से, अति दीर्घकाल से कोई नहीं। तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जो है वह अल्पकाल से संबंधित होता है, और पैमाने के प्रतिफल का नियम जो है वह दीर्घकाल से संबंधित होता है। अल्पकाल में उत्पादक को कम समय मिलता है, इसलिए वह उत्पादन का एक साधन परिवर्तित कर बाकी साधन
को स्थिर रखकर उत्पादित करता है, जिसमें श्रम मुख्य रूप से परिवर्तनीय साधन होता है अल्पकाल में। इसी प्रकार से दीर्घकाल में उत्पादक को बहुत अधिक समय मिलता है। इससे उत्पादक दीर्घकाल में अपने उत्पादन के संपूर्ण पैमाने को ही बदल सकता है और उत्पादन बढ़ा सकता है। इसलिए दीर्घकालीन उत्पादन फलन को पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है और अल्पकालीन उत्पादन फलन को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहा जाता है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, कार्प डगलस उत्पादन फलन के लिए प्रतिस्थापन की लोच होती है अनंत 2 इकाई 0। तो कार्प डगलस उत्पादन फलन के लिए प्रतिस्थापन की लोच 0 होती है। कार्प डगलस उत्पादन फलन के लिए प्रतिस्थापन की लोच 0 नहीं, इकाई के बराबर होती है। 23 का सही आंसर सी है, डी नहीं होगा। 23 इकाई के बराबर होती है। 24 यूलर के प्रमेय का संबंध है वितरण से, जनसंख्या से, बैंकिंग से कोई नहीं। तो यूलर के प्रमेय का संबंध वितरण के सिद्धांत से है। अगला क्वेश्चन है, मजदूरी को सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मार्शल, स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो। तो मजदूरी को सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं जॉन स्टुअर्ट मिल को माना जाता है और यह ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं है। तो इसके बाद मजदूरी के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वह स्मिथ को जाता है, इसलिए 25 का सही आंसर जो है वह स्मिथ हो जाएगा। मजदूरी के अन्य सिद्धांतों की अगर बात की जाए तो मजदूरी का प्राकृतिक लौह अथवा जीवन निर्वाह सिद्धांत टारगॉट द्वारा दिया गया था। इसे मजदूरी का लौह सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसे लासले मजदूरी का लौह सिद्धांत लासल ने दिया था, जो जर्मनी के निवासी हैं। मजदूरी का रहन सहन सिद्धांत यह टॉरेंस द्वारा दिया गया था, जिसे मजदूरी के रहन सहन सिद्धांत को मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत भी कहा जाता है। मजदूरी का अवशेष सिद्धांत या कह सकते हैं अवशिष्ट सत्व सिद्धांत जो है जेवेंस द्वारा दिया गया था। और मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत मार्शल द्वारा दिया गया। मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत कहलाता है। तो इसका सही आंसर 25 का बी है। 26 निम्न चित्र में प्रदर्शित है। तो यह चित्र सामान्य संतुलन की बात करता है। सामान्य संतुलन की व्याख्या मार्शल द्वारा दी गई थी और आंशिक संतुलन की व्याख्या वालरा द्वारा दी गई थी। सामान्य संतुलन और आंशिक संतुलन, सामान्य संतुलन की बात वालरा करते हैं और आंशिक संतुलन की बात मार्शल करते हैं, तो यह ध्यान रखने वाली बात है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन, रिकार्डो के अनुसार उपज की कीमत बढ़ने से भूमि की कीमत अर्थात लगान समान बना रहता है, शून्य हो जाता है, कम हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उपज की कीमत बढ़ने से भूमि की कीमत अर्थात लगान जो है वह बढ़ जाता है। डी ऑप्शन सही है। लगान के प्रमुख सिद्धांत भी जान लेते हैं। लगान का जो रिकार्डो का सिद्धांत है वह भूमि से संबंधित है, जिसमें रिकार्डो लगान को भेदात्मक बचत कहते हैं। रिकार्डो ने लगान को अधिसीमांत भूमि एवं सीमांत भूमि की उपज के अंतर के आधार पर स्पष्ट किया। लगान का आधुनिक सिद्धांत प्रोफेसर श्रीमती जॉन रॉबिन्सन द्वारा दिया गया था, जिसकी व्याख्या जे.एस. मिल ने की थी। आर्थिक लगान वर्तमान आय माइनस हस्तांतरण आय को बताता है, या कह सकते हैं प्रति व्यक्ति आभास लगान बराबर कीमत माइनस औसत परिवर्तनशील लागत को कहा जाता है। आभास लगान की अवधारणा मार्शल द्वारा दी गई थी। मशीनों एवं मनुष्य निर्मित अन्य साज सामान पर प्राप्त होने वाला लगान जो अल्पकाल में प्राप्त होता है उसी को आभास लगान कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है तरलता पसंदगी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो तरलता पसंदगी सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर कीन्स द्वारा किया गया था, सभी को जानकारी में होगा। अगला विनियोग गुणक बराबर होता है। तो विनियोग गुणक 1/1 MPC के बराबर 1/1 MPC होता है, या कह सकते हैं के बराबर 1/MPS होता है, या कह सकते हैं डेल्टा वाई अपान डेल्टा C होता है। तो इस प्रकार से
डी सही हो जाएगा विनियोग गुणक की बात के लिए। विनियोग गुणक का और एमपीसी का विपरीत संबंध होता है और गुणक का और एमपीएस का विपरीत संबंध होता है और एमपीसी का सीधा संबंध गुणक का होता है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर डी है। वेस्टिबल परीक्षण का संबंध है तुलनात्मक लागत से, शिशु उद्योग तर्क से, सार्वजनिक व्यय से, सार्वजनिक आय से। तो वेस्टिबल परीक्षण का संबंध शिशु उद्योग तर्क से है। 30 का सही आंसर बी है। 31 नंबर, भारत ने किस वित्तीय वर्ष में शून्य आधारित बजट को प्रस्तावित किया? तो भारत ने 1987-88 में शून्य आधारित बजट को प्रस्तावित किया था। शून्य आधारित बजट की अवधारणा 1969-70 में पीटर एपायर द्वारा अमेरिका के टेक्सास शहर से प्रारंभ की गई थी। शून्य आधारित बजट में बजट निर्धारण के समय समस्त मदों को शून्य या जीरो मानकर नए सिरे से बजट का निर्माण किया जाता है। भारत में बजट की अवधारणा 1987-88 से प्रारंभ की गई थी। शून्य आधारित बजट की अवधारणा ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से इस क्लास में हम लोगों ने 31 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व किया जो आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।